हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसकेएस में आपका स्वागत है। आज मैंने आप लोग के लिए रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चंस को किया है। फर्स्ट मेथड मेरा है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग सब्स्टिट्यूशन विधि कहते हैं, मेथड्स कहते हैं। इस विधि में आप लोग जानते हैं, नाम से ही पता चलता है, प्रतिस्थापन मतलब किसी एक के जगह पे दूसरे का मान को रखना। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं और उस आधार पर हम एक इस पर सवाल को पूरा बनाते हैं। चलिए, दो क्वेश्चन हम जो है दो समीकरण लिख लिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण का नाम हम लोग दे देंगे, दूसरे का नाम समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, इसमें से हमको करना क्या है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -3y बराबर, और 4x जो है इसका साइन यहाँ पर प्लस का है, जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लेंगे। -3 गुना में है y के साथ, इधर आके हो जाएगा यह भाग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। अब इस y का मान को हम लोग समीकरण 1 में जाके रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो अब हम लोग समीकरण 1 को लिख लेते हैं। यहाँ पर y जो है, इस y के जगह पे मेरा हो जाएगा -1 -4x बटा -3 बराबर में दिया हुआ है 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा नीचे में 3 -3, यहाँ पर हो जाएगा आपको -6x, यहाँ पर -3 कट जाएगा, हो जाएगा +(-1 4x). ठीक है, इक्वल टू में हो जाएगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -6x -1 4x बट्टा -3 बराबर 7। ठीक है, अब इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा -6 -4 हो जाएगा -10। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -10x -1 बट्टा में हो जाएगा -3 बराबर है 7। अब 7 इधर है, 7/1 लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना, इसको इधर गुना कर देंगे, इसको इधर, तो इतना गुना 1, तो 1 से गुना करेंगे तो वही टर्म रह जाएगा। तो हो जाएगा -10x -1 बराबर 7 या 21, तो -21 ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। यहाँ पर -1 है, इस साइड आके +1 हो जाएगा, और 21 में 1 घटेगा तो हो जाएगा -20। ठीक है, तो हो गया -10x इक्वल टू -20, तो 10 माइनस कट जाएगा, 10 दूनी 20, इसलिए x का मान आ गया मेरा 2। ठीक है, और x का मान निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से जो y का मान निकाले हुए तो यहाँ पर हम लोग x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएंगे, इसलिए y बराबर हो जाएगा -1 -4 गुना x के जगह पे हो जाएगा 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 बट्टा में हो जाएगा -3, तो -1 -8 बट्टा -3, तो हो जाएगा -9 बट्टा -3, तो माइनस कट गया, 3 3 9, तो y का मान हो गया 3। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि लगा के किसी भी क्वेश्चन को, रैखिक क्वेश्चन को बना सकते हैं, रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे हम एक न्यू मेथड से बनाएंगे जिसका नाम है विलोपन विधि। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि, इंग्लिश में होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चर को हटाएंगे। चर वह होता है जिसका मान हमेशा बदलता है, जैसे x और y है, तो यहाँ पर x और y है, तो किसी भी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर, किसी भी चर को हम लोग को यहाँ पर हटाना है, तो वही मेथड हम लोग विलोपन मेथड के नाम से जानते हैं। चलिए, तो हम लोग को यहाँ पे हटाना है, मान लीजिए x। ठीक है, तो यदि x हटाना है तो x का जो
आगे में जो गुणक होता है इसको समान करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, यह आगे जाके कट जाएगा। ठीक है, तो समान गुणक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में है यह, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो पहला जो समीकरण हम लोग यहाँ पर है दिया हुआ 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है। पहले इससे हम लोग सीधा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 लघुत्तम हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 3 दूनी 6 5 दूनी 10y। ठीक है, बराबर -2। तो इसलिए इसका समीकरण हो गया 9x माइनस 10y बराबर, ये गुना में इधर चले जाएगा तो 6 दूनी 12। तो ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से इसे भी सीधा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा 3 और 2 का 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 3y हो जाएगा बराबर 13/6। ठीक है, तो 6 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर में हम जानते हैं नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर करता है, तो इसलिए बच गया मेरा इक्वेशन 2x + 3y बराबर हो गया 13, समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण को देखते हैं। अब इसमें हम लोग को हटाना है, मान लीजिए x को हटाना है, तो यहाँ पर x है 9, यहाँ पर x है 2, तो हम लोग को x का जो गुणक है वो बराबर करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 9 को इस 2 से गुना कर लेंगे और 2 को इस 9 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 को क्या करते हैं, हम 2 से गुना कर लेते हैं, समीकरण 2 को हम कर लेते हैं गुना 9 से। ठीक है, 9 से गुना कर ली। अब इस दोनों समीकरण को घटाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 9 दूनी 18x हो जाएगा माइनस 20y बराबर 12 दूनी 24। ठीक है, इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 18x प्लस 9 27y बराबर 13 117 होता है। ठीक है, यदि आपको टेबल याद है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और बनाने में टाइम कम लगेगा। चलिए इसको घटाते हैं, घटाने पर क्या होता है, इसका चिन्ह बदल जाता है। 18x जो है आगे में कुछ नहीं लिखा है, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या होता है, जोड़ होता है, और घटाने पे इसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस, तो ये माइनस होगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18x है, इधर -18x, दोनों कट जाएगा, यहाँ -20y, यहाँ पे -27y, तो दोनों का सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 27 20 47 हो जाएगा बराबर, ये दोनों का भी साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, 7 4 11, 2 1 3 1 4 1। ठीक है, माइनस माइनस को क्या करेंगे, हम काट देंगे, इसलिए y का मान लिखेंगे 141/47। ठीक है, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में आपको पूरी तरह से कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो y का मान जैसे ही 3 आया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान को या तो समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, जिससे कि मेरा x का मान आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2x जोड़ 3 गुना y का मान कितना आया है, 3 आया है, बराबर में क्या है 13 है। ठीक है, तो 2x जोड़ 9 बराबर 13, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 है, बराबर में इधर +9 है, इधर आके -9 हो जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 2x बराबर हो जाएगा आपको 4, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 4/2, क्योंकि ये दुगुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, x का मान हो गया मेरा 2। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो मान आया है वह सही मान है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में इस दोनों मान को हम लोग समीकरण में रख देंगे। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, x का मान आया है आपको 2, y का मान आया है 3, तो x के जगह पर जैसे ही 2 रखेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, y के जगह जैसे ही 3 रखेंगे तो 10 से 30 हो जाएगा, तो 18 में 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा -12। इसका अर्थ है यह फुलफिल कर रहा है और यह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट मेथड से। अच्छा, नेक्स्ट मेथड, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने में है, इसे एक नए तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है
वज्र गुणनखंड मेथड, वज्र गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा इक्वेशन को, इस फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो इसका अर्थ है जो कांस्टेंट बराबर में दिया इसको अंदर लाना पड़ेगा दोनों में। ठीक है, तो पहले इसे हम इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y, यह 17 बाहर में है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर 0, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों में लगाएंगे वज्र गुणनखंड मेथड। तो पहले इसमें क्या लिखा जाता है, जो वेरिएबल है चर, इसे ऊपर लिखेंगे, बट्टा में हो जाएगा। अब देख लेंगे इसमें x को छोड़ के जो टर्म बचता है उसका हम लोग गुणक यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस इक्वेशन में y का गुणक है 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3, और बिना एक्स वाई बिना चर वाला मतलब अचर संख्या, यहाँ पर है -17, तो यहाँ लिख लेंगे -17। जस्ट इसके नीचे में अब लिखेंगे दूसरे इक्वेशन का, यहाँ पर y का जो है गुणक -2, यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म है -6, इस तरह से लिख लेंगे बराबर। अब यहाँ पर चर देंगे y बट्टा, यहाँ पर अब फर्स्ट इक्वेशन में जो है y के बाद क्या आता है -17, तो पहले यहाँ लिखेंगे -17, बाद में एक छूट रहा है 17 के बाद है x का कांस्टेंट कोफिशिएंट तो है 2। ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरह से इसको लिखेंगे, तो y के बाद देख लेंगे क्या है, यहाँ पर -6 है, फिर -6 के बाद जो है वो है 3। ठीक है, आपको लिखने का तरीका इसी तरह से लिखना है, तभी आप सही से बना सकते हैं। ठीक है, अब है मेरा कांस्टेंट के लिए 1 लेंगे, और विदाउट कांस्टेंट मतलब चर वाला अब आ गया दोनों टर्म, तो चर वाला का x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 2, तो पहले लिखेंगे 2, फिर इसके बाद x के बाद आता है y जिसका कोफिशिएंट यहाँ पर 3, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में जो है यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा -2। अब हम लोग इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोनाकुनी गुना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गुना कर लेंगे, फिर माइनस दे के फिर नीचे से ऊपर वाले संख्या को गुना करेंगे। तो पहले ऊपर से नीचे वाली संख्या को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 18 माइनस में, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर अब इस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 17 दूनी 34, माइनस गुना माइनस प्लस, इसका अर्थ है प्लस 34 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर है y बट्टा, अब फिर ऊपर से नीचे की ओर गुना करेंगे हम लोग, और नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए 17 तिया 51 है, तो हो जाएगा -51, फिर माइनस 6 दूनी 12, लेकिन माइनस के साथ है तो यहाँ पे -12 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर होगा 1 बट्टा 2 दूनी 4, -4 घटा 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से यहाँ पे भी गुना होगा, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। जैसे ही गुना करेंगे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा x बट्टा, यहाँ पर 8 होगा 18 34, तो 8 4 12, 3 1 4 1 5 हो जाएगा बराबर में। तो यहाँ पर हो जाएगा y बट्टा, यहाँ पर देखिए आप -51 है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 बराबर 1 बट्टा -13। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं ऊपर में x बट्टा -52 बराबर y बट्टा -51 जोड़ 12 बराबर 1 बट्टा -13, यहाँ पर हो जाएगा -13। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अब है x बट्टा -52 बराबर y बट्टा -11 में 2 गया 9, 4 में गया 3 बराबर 1 बट्टा -13। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहला और लास्ट वाला को लेंगे पहले, फिर दूसरा और लास्ट वाला। तो पहला और लास्ट वाला टर्म को लिख लेते हैं
-52 बराबर 1/-13। तो नीचे नीचे कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 13 चौकी 52 हो गया। तो x/4 इधर 1/1 बच गया, कोना कोनी गुना होगा तो हो जाएगा x गुना 1 x, 4 गुना 1 4, तो x का मान 4 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा टर्म लिखेंगे y/-39 बराबर 1/-13। तो माइनस माइनस काट देंगे, 3-39, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो y गुना 1 y, 3 गुना 1 3। तो इसका अर्थ है x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 3। तो इस प्रकार से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं रैखिक समीकरण को। ठीक है, मतलब वज्र गुणनखंड मेथड से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब नया टॉपिक पर हम लोग कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण के हल होंगे या नहीं कैसे समझें। तो हम लोग जिसे सॉल्व करना चाहे कोई भी क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सही में इसका मान निकलेगा कहीं नहीं निकलेगा, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं जिससे हम लोग को आसानी हो जाएगा और टाइम में ना बच जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक तरीका जानते हैं। उसके लिए क्या तरीका होता है कि आपको बस करना क्या है, x का जो गुणक है उसका और दूसरे समीकरण का जो x है उसका गुणक बट्टा कर लेना है और बराबर दे देना है, और y का जो गुणक है वो लिख लेना है, फिर दूसरे समीकरण का y का जो गुणक है वो लिख लेना है। देख लेंगे दोनों का जो अनुपात है, दोनों का जो भिन्न है वह बराबर है या नहीं। यदि बराबर नहीं है तो इसको लिख लेंगे नॉट इक्वल टू, मतलब आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि हम लोग को रैखिक समीकरण का हल यूनिक रूप से निकालना है कि x और y का मान एक यूनिक मान आए, तो उसके लिए हम लोग का जो वैल्यू है समीकरण जो है उसमें जो x का जो गुणक है उसका अनुपात और y का जो गुणक है उसका अनुपात, दोनों का मान आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। जब इस तरह का कंडीशन आता है तो हम कहते हैं कि इस रैखिक समीकरण का एक यूनिक मान आएगा, मतलब x का एक मान आएगा और y का भी एक अलग मान आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं, मतलब एक वैल्यू आएगा, एक हल आएगा, मान नहीं एक हल आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यदि ऐसा नहीं आता तो हम कह सकते थे इसका हल नहीं आएगा या इसका अनंत हल होगा। तो दो कंडीशन होता है, इस कंडीशन में आपको क्या होगा, एक हल आएगा, एक हल मतलब x का और y का मान आएगा, एक हल आएगा। ठीक है, अगला कंडीशन में क्या होता, उसके लिए हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये हम लिख दिए हुए हैं, दो समीकरण है। ठीक है, तो इसमें क्या है हम लोग चेक करते हैं इसमें हल आएगा कि नहीं आएगा, या हल आएगा तो किस तरह का हल होगा, एक हल होगा कि ज़्यादा हल होगा, क्या कुछ हल नहीं होगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो करना वही है, x का जो गुणक है कोएफिशिएंट है उसका अनुपात पहले कर लेते हैं, उसके बाद y का कोएफिशिएंट का अनुपात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 12 के जगह पे 18 है, वहाँ पर यहाँ पर 18 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4×3 = 12 हो गया, मतलब 1/3 हो गया। यहाँ पर 6×3 = 18 हो गया, 1/3 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1/3 और 1/3 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, जिससे मान इसका जो है एक नहीं आएगा। ठीक है, इसका एक हल नहीं आएगा, इसका हल क्या आएगा, उसके लिए हम लोग को कोएफिशिएंट बिना चर बना और चर राशि का भी हम लोग को अनुपात निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे, इसका अचर राशि 7 है और दूसरे समीकरण का अचर राशि 21 है, तो इसका भी अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 7 या 21, 1/3 आ गया, मतलब तीनों का मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब तीनों का मान आपस में बराबर हो गया तो इससे हम कह सकते हैं कि यह समीकरण जो है अनंत हल देगा, x और y का मान एक नहीं आएगा, इसका अनंत हल आएगा। ठीक है, एक हल नहीं, इसका अनंत हल होगा। ठीक है, और इसमें का यदि आप ग्राफ खींचते हैं, इसका ग्राफ यदि आप खींचते हैं तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का हल क्या है, अनंत हल है। अनंत हल कहने का अर्थ है उसका हर एक पॉइंट उसका एक हल होगा। ठीक है, वह कब होता है, जब वो लाइन आपस में समांतर होता है। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट में आप देखते हैं,
फर्स्ट में क्या होगा, लाइन्स एक हल निकलेगा। और एक हल कब होगा, जब दोनों लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पर क्या करेगा, अपने आप को प्रतिच्छेद करेगा चाहे काटेगा, तब वहाँ पर एक हल निकलेगा। मतलब एक्स का मान आएगा और वाई का मान आएगा। तो कहने का अर्थ है जब पहला में एक हल आएगा तो इसको लाइन के रूप में लिख सकते हैं। लाइन आपस में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा। इसमें लाइन क्या होगा, इसमें लाइन आपका समांतर होगा। ठीक है, इसमें लाइन समांतर होगा। ठीक है, अब एक नया कंडीशन और है, तो उसके लिए हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास, ये दोनों समीकरण है, इसे अब हम लोग चेक करेंगे ये किस तरह का हल देता है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य x का जो अनुपात है उसको लिख लेंगे, तो 10 है, दूसरा समीकरण का 20। ठीक है, पहला y का अब लिखेंगे, y का पहला समीकरण 15 मान है, दूसरा में y का गुणक 30 है। ठीक है, पहला समीकरण में अचर राशि 16 है, दूसरा समीकरण में अचर राशि 33 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं, काटते हैं। तो 1/2 आया, दूसरा में भी 1/2 आया, और इसे काट नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 16 से 33 नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 16/33। जब इस तरह का कंडीशन आए, आगे वाला दोनों बराबर हो और लास्ट वाला नॉट इक्वल टू, तो इस कंडीशन में न तो वह यूनिक हल देगा न ही वह अनंत हल देगा, तो वह देगा क्या, जीरो हल। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन समीकरण का नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा, इसमें लाइन कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, और यह कोई हल नहीं कब होगा, जब लाइन्स आपस में न तो प्रतिच्छेद करेगा न ही समांतर होगा। ठीक है, तो ये हल होगा और इसका ग्राफ भी नहीं आएगा। ठीक है, और एक दूसरे के पास किसी तरह का कंडीशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रैखिक समीकरण के हल को आप पहले ही समझ सकते हैं, इसका मान आएगा कि नहीं आएगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जिससे आपका समय बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम में भी मिल जाएंगे, कमीशन के भी एग्जाम में मिल जाएंगे। तो कमीशन के एग्जाम में उसका पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, वहाँ पर पहले ही आपको दे दिया जाएगा कि यहाँ पर एक्स वाई दिया रहेगा समीकरण में, लेकिन यहाँ पर कहीं पर वाई, कहीं पर कोई अलग सा अननोन नंबर दे देगा, जैसे कि के दे देगा, जेड दे देगा, है ना, ए दे देगा, बी दे देगा, उसका मान बोलेगा निकालने, तो पहले लिख देगा समीकरण का हल यूनिक है, अनंत है, चाहे जीरो हल है, तो उससे आप उसका कंडीशन निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको कंडीशन याद रखना है। तो जीरो हल के लिए कंडीशन ये होना चाहिए। ठीक है, आपस में दोनों बराबर पहले और लास्ट वाला नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्लास में रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।